पिछले अंक में हमने बात की थी कि किस तरह बरेली के कवि सम्मेलन के बाद बच्चन जी की कविताओं के रसिक एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी और उसका कविराज पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा। किंतु यही बरेली कवि के जीवन में एक नया ताजगी भरा मोड़ भी लाने वाला था और बरेली में कवि के तनमन को भीतर तक स्पर्श कर जाने वाली ये नरम सुवासित बयार, ये तो लाहौर की ओर से चलकर आने वाली थी। तो चलिए आज रुख करते हैं लाहौर का। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में मैं बात करता हूं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की, मधुशाला से जुड़े कुछ किस्से कहानियों की और कुछ जीवन अनुभवों की। तो आगे बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को। ये बात है जून 1939 की। बच्चन जी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स खत्म कर चुके थे। याद कीजिए एपिसोड 42, जब आयरिस मिली थी बच्चन जी की मृग तृष्णा। तो अब कोर्स खत्म हो चुका था, छुट्टियां थी और साथ में नौकरी की तलाश भी करनी थी। बच्चन जी के उस समय के सबसे अच्छे मित्र ज्ञान प्रकाश जौहरी का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं उसी एपिसोड में आयरिस के साथ। तो बच्चन जी ने छुट्टियों का कुछ समय उनके साथ बिताया, कई शामों को उनके साथ दुख दर्द बांटे और ऐसी ही एक शाम प्रकाश ने उन्हें मदिरा का स्वाद भी चखा दिया था, जीवन में पहली बार। मदिरा मज्जित कर मन काया, जो चाहा तुमने कहलाया, क्या जीता यदि जीता मुझको, मेरी दुर्बलता के क्षण में, है हार नहीं यह जीवन में। मदिरा मज्जित कर मन काया, जो चाहा तुमने कहलाया, क्या जीता यदि जीता मुझको, मेरी दुर्बलता के क्षण में, है हार नहीं यह जीवन में। इसके बारे में विस्तार से चर्चा फिर कभी करेंगे। फिलहाल देखिए मधुबाला इस बारे में क्या कहती है। मधुशाला नहीं, मधुबाला। तुमने समझा मधुपान किया, मैंने निज रक्त प्रदान किया, उर क्रंदन करता था मेरा, पर मुख से मैंने गान किया। मैंने पीड़ा को रूप दिया, जग समझा मैंने कविता की, मैं एक सुराही मदिरा की। कि दुनिया तो समझती रही कि मैं मधुपान कर रहा हूं, कोई क्या जाने कि ये मेरा अपना रक्त है। मेरा दिल, मेरा हृदय रोता था, क्रंदन करता था, किंतु मुख से मैं गान करता था, मैं उस पीड़ा को स्वर देता था। दुनिया समझती रही कि मैं कविता कर रहा हूं, किंतु कविता कहाँ है, ये तो मदिरा की सुराही है। जैसे कहते हैं ना, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। Our sweetest songs are those that tell of our saddest thoughts. तुमने समझा मधुपान किया, मैंने निज रक्त प्रदान किया, उर क्रंदन करता था मेरा, पर मुख से मैंने गान किया। मैंने पीड़ा को रूप दिया, जग समझा मैंने कविता की, मैं एक सुराही मदिरा की, मैं एक सुराही मदिरा की। खैर, बरेली से आगे प्रकाश ने उन्हें अपने साथ अमृतसर में छुट्टियां बिताने का न्योता दिया। वहां उनके एक पुराने मित्र रहते थे, रघुवंश किशोर कपूर उर्फ वंशो। दोस्त उन्हें वंशो कहते थे। बच्चन जी जाना तो नहीं चाहते थे, किंतु जब मित्रों ने वहां एक कवि सम्मेलन ही आयोजित कर दिया तो कविराज क्या करते। पहुंच गए कुछ दिन के लिए, वंशो जी की हवेली में ही रुके, करीब 10-12 दिन, कई कवि गोष्ठियां की और वहीं उनकी मुलाकात फैज अहमद फैज से भी होती है और एक डॉक्टर तासीर से भी होती है। डॉक्टर तासीर की खास बात यह है कि वो कैम्ब्रिज से पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे और तब कविराज ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो स्वयं ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बनेंगे। बाद में तो दूसरे भारतीय हो गए क्योंकि डॉक्टर तासीर पाकिस्तानी हो गए। और फैज के बारे में बच्चन बताते हैं कि फैज बोलते कम थे, चेहरे पर उदासी मिश्रित गंभीरता, भावों में गहराई, रुमानियत किंतु नियंत्रित, यथार्थ से नियंत्रित, अभिव्यक्ति की मौलिकता जो एक्सप्रेशंस की ओरिजिनलिटी होती है और व्यक्तित्व में सादगी, सिंप्लिसिटी। अब अमृतसर में हुई कवि गोष्ठी की आवाज पड़ोस के शहर लाहौर तक भी जा पहुंची। कहते हैं उस समय अमृतसर और लाहौर जैसे एक महानगर के ही दो मोहल्ले हों। यहां कुछ हो तो उसकी प्रतिध्वनि वहां सुनाई दे।
जैसे कहते हैं दिल्ली से मिले कराची, जैसे पान से मिले इलाची। अब दिल्ली कराची तो दूर हैं, किंतु एक समय ऐसा था कि यहाँ की प्रतिध्वनि, यहाँ की गूंज वहां सुनाई देती थी। तो एक दिन बच्चन बाबू को लाहौर में कवि गोष्ठी के लिए बुला लिया गया। बच्चन जी अपनी आत्मकथा में बताते हैं, लाहौर उन दिनों नवयुवकों का शहर होता था। सुरुचिपूर्ण, स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर, उत्साह और उल्लास से भरे युवा। लाहौर में बच्चन जी का कविता पाठ हुआ और लोगों ने बड़े प्रेम, बड़े उल्लास, बड़े आनंद के साथ सुना। कुछ कार्यक्रम वहां की रेडियो पर भी हुए। बच्चन जी अपनी आत्मकथा में लाहौर के कुछ व्यक्तियों को विशेष याद करते हैं। उनमें से एक थे मौलाना ताजवर, जो लाहौर के उर्दू अदब की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उन्होंने बच्चन जी के कविता पाठ के बाद जो शुक्रिया का भाषण दिया वो बड़ा रोचक है। मौलाना ताजवर कहते हैं, पंजाब में आम रिवाज है कि जब लोग अच्छा मकान बनाते हैं तो उस पर एक मटका रख देते हैं जिस पर कोई भद्दी सी राक्षस जैसी शक्ल बनी होती है। कुछ लोग उसको नजर बट्टू कहते हैं, कुछ लोग उसे बजर बट्टू कहते हैं। इसलिए रखा जाता है कि कोई मकान को देखे तो उसकी नजर ना लगे, उसकी आंख पहले इस नजर बट्टू पर जाए और मकान चश्मे बद यानी बुरी नजर से बचा रहे। ताजवर आगे कहते हैं कि बच्चन साहब ने जो मधुशाला खड़ी की है वह एक निहायत ही नफीस और बुलंद इमारत है। उनके कविता पढ़ने के बाद मेरा तकरीर करना ऐसा ही है जैसे उस इमारत पे नजर बट्टू लगाना। यानी वो स्वयं के लिए कहते हैं कि मैं मटके पर बनी हुई वो भद्दी सी शक्ल हूं जो मेरी कविता है या मेरी जो बातें हैं, किंतु मैं यह काम बड़ी खुशी से कर रहा हूं क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश है कि उनकी मधुशाला को किसी की नजर ना लगे। और इसी के साथ बच्चन बाबू की ओर देखकर कहते हैं, चश्मे बद्दूर। तो ये जो मौलाना थे, इनका अपना एक मिशन था कि उर्दू हिंदी की ओर हाथ बढ़ाए और हिंदी उर्दू की तरफ। यानी कहीं ना कहीं हिंदी और उर्दू आपस में इतना मिल जाए कि कोई अंतर ही ना कर सके। अब उनका यह आंदोलन कहां तक सफल रहा कह नहीं सकते, शायद बॉलीवुड ने ज्यादा काम किया हो, किंतु भाषाएं जो होती हैं वो तो एक बहती धारा होती हैं। जैसे पहाड़ी नदियां, इतनी सारी धाराएं निकलती हैं जगह जगह से और एक दूसरे में मिलकर वो नई धाराएं, नई नदियां बनती रहती हैं, रचती रहती हैं, नई भाषाएं रचती रहती हैं। खैर वो अलग चर्चा का विषय है। ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, गए दोनों जहां से खुदा की कसम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कई बार होता यह है कि दो भाषाएं मिलती हैं और ना वो भाषा इधर की रहती है ना वो उधर की रहती है। जैसे कई लोग कहते हैं कि बम्बईया हिंदी जो है या मुंबईया हिंदी जो है उसमें मराठी भी मिल चुकी है, उसमें कई और भाषाएं भी मिल चुकी है, तो वहां कोई भाषा बची नहीं। जो बची है वो मुंबई की अपनी भाषा है और शायद कभी वो रिकॉग्नाइज भी हो जाए। इसीलिए कहा, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, गए दोनों जहां से खुदा की कसम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब लाहौर में जो दूसरे विशेष व्यक्ति मिले ये थे श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार। उनसे बच्चन बाबू लाहौर से पहले भी एक दो बार मिल चुके थे। विद्यालंकार उन दिनों एक उपाधि होती थी जो गुरुकुल से स्नातक होने पर मिलती थी। चंद्रगुप्त जी लाहौर के ठेठ पंजाबी थे, साहित्य रसिक और स्वयं कवि और लेखक भी। अब उन्होंने बच्चन बाबू को कुछ दिन अपने साथ लाहौर में रहने पर राजी कर लिया। घर में साहित्यिक वातावरण था और उनकी पत्नी स्वर्ण जी काफी मिलनसार थी और कविताओं की प्रशंसक भी। उन्होंने बच्चन जी को काफी स्नेह दिया और घर में बड़ा अच्छा ख्याल भी रखा। बच्चन जी को बड़ा अच्छा लगा। कहते हैं, आंखों में भरकर प्यार अमर, आशीष हथेली में भरकर, कोई मेरा सिर गोदी में रख सहलाता, मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता। आंखों में भरकर प्यार अमर, आशीष हथेली में भरकर, कोई मेरा सिर गोदी में रख सहलाता, मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता। अब हो सकता है शेल्डन की सॉफ्ट किटी की प्रेरणा यहीं से आई हो, कौन जाने।
तो हम लाहौर के उस सप्ताह की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? बात ऐसी है कि पहले के समय में गर्मियों में लोग छतों पर ही सोते थे, क्योंकि घरों में पंखे तो होते नहीं थे और बाहर की हवा इतनी साफ, शांति। तब ना तो गाड़ियों की इतनी आवाजें होती थी, ना शोर शराबा। रात का सन्नाटा, खुला आसमान और शांत ठंडी हवाएं। लाहौर रात के समय बड़ा चुप चुप सा शहर था। तो बच्चन जी, स्वर्ण जी, चंद्रगुप्त जी ये सोने से पहले छत पर बैठकर गप्पें लगाते, जैसा पहले होता था, अब भी होता है छोटे शहरों में, गांवों में। और बच्चन बाबू स्वर्ण जी की फरमाइश पर कुछ कविता सुनाते, अक्सर वेदना के स्वर में। कविताएं होती निशा निमंत्रण या एकांत संगीत से। ये वो कविताएं हैं जिनमें वेदना बड़ी गहराई तक समाई थी। कोई गाता मैं सो जाता, संस्कृति के विस्तृत सागर पर सपनों की नौका के अंदर, सुख दुख की लहरों पर उठ गिर बहता जाता मैं सो जाता। कोई गाता मैं सो जाता। मेरे जीवन का खारा जल, मेरे जीवन का हालाहल, कोई अपने स्वर में मधुमेह कर बरसाता मैं सो जाता। कोई गाता मैं सो जाता। कितनी सुंदरता से कहा है। ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा संसार है, इसके शोरगुल से दूर मैं सपनों की नाव पर, मैं अपनी सपनों की नाव पर सुख दुख की लहरों पर बस उठता गिरता बहता जाता। मेरे जीवन का जितना भी खारा जल है, जितना हालाहल है, जितना विष है जीवन में, कोई अपने मधुर स्वर में उसे मधुमेह कर जाता, मीठा कर जाता, और उसकी बारिश होती तो मैं सो जाता। कोई गाता मैं सो जाता, संस्कृति के विस्तृत सागर पर सपनों की नौका के अंदर, सुख दुख की लहरों पर उठ गिर बहता जाता मैं सो जाता। मेरे जीवन का खारा जल, मेरे जीवन का हालाहल, कोई अपने स्वर में मधुमेह कर बरसाता मैं सो जाता। कोई गाता मैं सो जाता। कोई गाता मैं सो जाता। चंद्रगुप्त जी के घर की छत थी काफी ऊंची, मोहल्ले में सबसे ऊंची। जब उस छत से कविता गाते थे तो स्वर लहरी दूर दूर तक जाती थी। विज्ञान भी इस सत्य को प्रमाणित करता है कि जब स्वर की एक लहर उठती है, साउंड वेव्स, तो वह सारे भूमंडल की यात्रा करती है, वह कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए हम साउंड वेव्स छोड़ते रहते हैं कि कभी कोई एलियन उनको पकड़ ले, सुन ले, उसका अनुवाद कर सके, उसे समझ सके, तो शायद हमसे मिलने आ पहुंचे, और कुछ नहीं तो एक संदेश भेज दे वापस। तो कल्पना कीजिए, इस छत से दूर इसी शहर की एक और छत है जिस पर 2 चारपाइयां पड़ी हैं। एक चारपाई पर एक वृद्ध सरदार सो रहे थे और दूसरी पर उनकी कुमारी कन्या लेटी है। और इस कुमारी कन्या ने भी उसी वर्ष गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर से बीटी की परीक्षा पास की थी। क्या कवि के स्वर वो कुमारी कन्या सुन पा रही थी? क्या उन स्वरों की वेदना उसके अंतस्थल में भी गूंजी होगी? और क्या उसने स्वयं से पूछा होगा, कौन गाता है कि सोई पीर जागी जा रही है? कि ऐसा कौन गा रहा है कि जो सोई हुई पीड़ा है वो जाग रही है? किंतु हमारे कवि कहां जानते थे कि उनके स्वरों की प्रतिध्वनि कहीं जन्म ले चुकी है। वो तो स्वयं से अभी तक यही पूछ रहे थे, क्या न किसी के मन को भाया, दिल न किसी का बहला पाया, क्या मेरे उर के अंदर ही गूंज उठा उर क्रंदन मेरा, व्यर्थ गया क्या जीवन मेरा। कि मेरे हृदय की जो पुकार थी, जो गूंज थी, क्या वो मेरे ही हृदय में मिट जाएगी? क्या वो किसी का दिल नहीं बहला पाएगी? क्या वो किसी को नहीं छू पाएगी? कहते हैं कि जीवन का एक लक्ष्य ये भी होता है कि हम किसी दूसरे जीवन को प्रभावित कर सकें, कोई हमारी संवेदनाओं को अपने भीतर अनुभव कर सके। क्या न किसी के मन को भाया, दिल न किसी का बहला पाया, क्या मेरे उर के अंदर ही गूंज मिटा उर क्रंदन मेरा, व्यर्थ गया क्या जीवन मेरा। अब ये जो प्रतिध्वनि होती है बड़े काम की है। विज्ञान में भी इसका कितना महत्व है। ये ना हो तो दुनिया भर के एक से एक आधुनिक रडार जो है काम करना बंद कर दें,
सारा अंतरिक्ष शोध जो है धरा का धरा रह जाए। किंतु यही प्रतिध्वनि जो अखिल अनंत ब्रह्मांड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती है, कई बार एक हाथ दूर दूसरे हृदय तक नहीं पहुंच पाती। याद कीजिए आयरिस के 42वें एपिसोड में हमने क्या कहा था। और जब उनकी प्रतिध्वनि ही तुम्हारे बोल से आती नहीं है, तो मुझे यह जान लेना चाहिए था हो रही गलती कहीं है। घाटियां आवाज पर आवाज देती और गलियां मौन रहती। घाटियां आवाज पर आवाज देती और गलियां मौन रहती। चल अभागे मन, चल अभागे मन, कहीं अब और मैं तुझको रमाऊं, कहीं अब और मैं तुझको रमाऊं। किंतु लाहौर की उस शांत खामोश रात में ये प्रतिध्वनि, ये गूंज, ये एको जन्म ले चुकी थी। कवि की कविताओं का दर्द किसी और के हृदय में गूंजने लगा था। किंतु अभी तो कवि के इस अभागे मन को थोड़ा और भटकना था, थोड़ा और बेचैन रहना था, करीब 30 महीने और। इसी बात पर आज विराम लेते हैं। अगले अंक में सुनेंगे कि कैसे लाहौर से उठी ये प्रतिध्वनि बरेली तक पहुंच जाती है और कवि के प्यासे हृदय को आखिर अपनी मधुशाला मिल जाती है। बताइएगा ये अंक आपको कैसा लगा। मैं हूं अरिसुदन और आप मुझसे जुड़ सकते हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर, अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं यूट्यूब पर, एप्पल पर। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक आप भी सुनते रहें, सुनाते रहें। हो सकता है आपके स्वरों की प्रतिध्वनि भी किसी के हृदय में उठ रही हो। तो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जीवन की मधुशाला को खुशमय रखें और चाय कॉफी पीते रहें।